हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक भारतीय इतिहास के बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जान चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम अपने इतिहास के उस पहलू पर चर्चा करेंगे जब भारतीयों ने विदेशी शासन के प्रति विरोध प्रकट किया, सामूहिक रूप से। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं 1857 की। तो 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेजी शासन, क्योंकि उस समय हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी, उसके प्रति विद्रोह हुआ। क्या घटनाएं रही, कहाँ से शुरू हुआ, किन किन ने इसमें भाग लिया, इन सब का अध्ययन या फिर चर्चा हम आज के खंड में करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे विद्रोह के कारणों की। तो बहुत से कारण थे इसके पीछे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजनीतिक कारणों से। इस समय यानी कि 1857 तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अपने शासन की जड़ें बहुत मजबूत कर ली थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, इसने भी, या फिर कहिए कि सबसे बड़ी जिम्मेदार थी ये नीति अंग्रेज़ों की विद्रोह का जो कारण बनी। और इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने। और उसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल भारत में आए, तो उन्होंने जो भारतीय राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए हर एक गलत सही तरीके से अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया भारतीय रियासतों को। और उसी में एक सहायक संधि थी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी 1798 ईस्वी में। और इसमें ये कहा गया था कि भाई अंग्रेज़ों के साथ संधि होगी और संधि की जो करेंगे राज्य या राजा, तो उनको अंग्रेज़ों की शर्तें माननी पड़ेंगी। मुख्य शर्तें थी कि जो ब्रिटिश सैनिक है वो सहयोगी पक्ष के अंदर तैनात रहेंगे, और जो संधि ये करेगा अंग्रेज़ों के साथ में, तो वो अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना कोई युद्ध या फिर संधि नहीं कर सकता। अब इस संधि पर जैसे ही भारतीय शासकों ने हस्ताक्षर किए, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी और बहुत से भागों को अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया इस संधि के द्वारा। और बात करें अगर लॉर्ड डलहौजी की, तो उन्होंने तो सभी सीमाएं ही पार कर दी। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। एक और मुख्य कारण था, होता क्या था कि जब भी कोई भी मुग़ल बादशाह सिंहासन पर बैठता था, यानी कि नया राजा बनता था, तो जितने भी शासक विदेशी लोग थे और दूसरे राजा थे, वो उस बादशाह के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। अंग्रेज भी ऐसा ही किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों का साम्राज्य बढ़ता गया भारत में, उन्होंने मुग़लों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। और बात 1837 ईस्वी की है। बहादुर शाह जफ़र जब बादशाह बने, तो अंग्रेज़ों ने कोई सम्मान प्रकट नहीं किया और तौर सिक्कों पर से भी उनका नाम हटा दिया। और लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने तो ये घोषणा तक करवा दी कि जैसे ही बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु होगी, तो उनकी संपत्ति पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। अब तो अंग्रेज़ों की जो ये नीति थी, तो जनता में भी बहुत आक्रोश फैला और अब वो मौका ढूंढने लगे कि भाई किस तरह से इस अंग्रेजी शासन को ख़त्म किया जाए। अब ज़रा दक्षिण की तरफ अगर हम चलें, तो नाना साहिब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे।
और अंग्रेज़ों ने उन्हें 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का फैसला किया था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो नाना साहिब जो उनके दत्तक पुत्र थे, उनको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, पेंशन बंद कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि नाना साहिब ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु बन गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की एक तारीख भी निश्चित कर दी थी और वो थी 31 मई 1857। लेकिन यह दुर्भाग्य कहा जाए कि ये जो विद्रोह है ये इससे पहले ही शुरू हो गया था, 29 मार्च 1857 को। उसकी भी चर्चा हम करेंगे आने वाले खंड में। झांसी, मध्य भारत की ये एक बड़ी रियासत थी झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, बड़ी बहादुर रानी थी वो। और झांसी के जो महाराजा थे गंगाधर राव, उनकी पत्नी थी ये। और गंगाधर राव की निसंतान ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया था, दामोदर राव नामक बालक को। मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने गंगाधर राव के जो ये दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, इनको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और यहाँ उन्होंने लैप्स का सिद्धांत लगाया और उस सिद्धांत के अनुसार झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। लेकिन झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई ने नहीं माना और अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध किया, युद्ध भी किया। और ये कहानी आप सभी जानते ही हैं। तब लैप्स का सिद्धांत क्या था, जिसके आधार पे न सिर्फ झांसी और भी कई रियासतें थी जो कि झांसी की तरह ही अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला ली थी। इसमें क्या था, भारत में हमारे यहाँ बड़ी परंपरागत या परंपरा थी कि अगर किसी के कोई संतान नहीं होती थी तो वो एक बालक या बालिका को गोद लिया करते थे और उसे ही उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। मतलब अपनी संतान की तरह सारे अधिकार उस दत्तक पुत्र या पुत्री को हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया और लैप्स का सिद्धांत लगाया, अगर किसी राजा की निसंतान मृत्यु होती है तो उसका साम्राज्य हम अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। और न सिर्फ झांसी बल्कि सतारा, नागपुर, उदयपुर, इन रियासतों को भी अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जो कि असंतोष का बहुत बड़ा कारण बना। एक और कारण था अवध। अवध जो थी एक बहुत बड़ी रियासत थी, शक्तिशाली रियासत थी। अब अंग्रेज, और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, तो वो अवध को अपने साम्राज्य में मिलाना चाह रहे थे, क्योंकि अवध एक बड़ा ही कहें कि उपजाऊ राज्य था जहाँ से उनको अच्छी आमदनी हो सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी थी। और उससे भी बड़ी बात थी, जो अवध के नवाब थे वो अंग्रेज़ों के प्रति बड़े वफादार रहे थे। उनके हर युद्ध में हर तरह की सहायता, संभव सहायता उन्होंने दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने, अब ना लैप्स का सिद्धांत यहाँ काम आया, ना सहायक संधि। उन्होंने क्या किया, कुप्रबंध का, कि भाई शासन आप अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं, शासन में कुप्रबंध है। उसका दोष लगा के जो नवाब वाजिद अली शाह थे उस समय गद्दी पर, उनको गद्दी से उतार दिया और अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ऐसा करते समय उन्होंने क्या किया कि दरबार के अंदर जो सेना रखी गई थी, उस सेना ने ही दरबार में लूटपाट की, लोगों को बंदी बना लिया और जो स्त्रियां थीं उनको अपमानित किया। और अंग्रेज़ों के ऐसा करने से अवध के लोग बहुत ज़्यादा भड़क उठे और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ इसका प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। और जिस समय अवध को अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिलाया, तो जो दूसरी रियासतें थीं उनमें भी ये डर बैठ गया कि इतनी ज़्यादा वफादारी के बाद भी अगर अंग्रेज अवध को अपने साम्राज्य में मिला सकते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, या हमारा भी अंत हो सकता है। तो वो एकजुट होने लगे इससे।
अब कुछ सामाजिक कारणों पर नज़र डालते हैं। अब कुछ सुधार कह सकते हैं, सामाजिक सुधार ब्रिटिश सरकार ने किए थे जो अंधविश्वास फैले हुए थे, जैसे कि कन्यावध, सती प्रथा, इन पर कानूनन पाबंदी लगा दी गई थी। विधवा विवाह, इसको भी उन्होंने अनुमति दी। साथ ही लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया। और अगर हम प्राचीन समय की बात करें, जैसा आप पढ़ चुके हैं, तो वैदिक काल के अंदर और उसके बाद भी स्त्री पुरुष को शिक्षा बराबर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ, या फिर कहें कि विदेशी शासन के प्रभाव में आकर हमारी शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंची। अंग्रेज़ों ने न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा का, बल्कि पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था की। दूसरी तरफ जाति प्रथा, छुआछूत, इनके लिए भी कानून बनाए। हालांकि ये भलाई के लिए किए गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने, हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी, इन्होंने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना इसको, और वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। एक और बड़ा कारण था भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार। बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था भारतीय लोगों के साथ। उन्हें किसी भी प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी या फिर कहें कि बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था। यानी कि जब वो सरकारी नौकरी करते थे तो बहुत छोटे और घटिया पद उनको दिए जाते थे, चाहे योग्यता उनकी बहुत ज़्यादा हो तो भी। और भारतीयों को ये अंग्रेज लोग सुअर, कुत्ता, गधा, काले भारतीय, इस तरह के नाम लेकर उनको अपमानित करते थे। भारतीय लोग इस अपमान को सहन नहीं करते थे और उन्होंने ये जंजीरें तोड़ने का निश्चय कर लिया। धार्मिक कारणों में सबसे बड़ा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार। और धर्म प्रचार ने, ईसाई धर्म के प्रचार ने भी विद्रोह को भड़काने में भूमिका निभाई। क्या था, जो ईसाई मिशनरी थे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, ये अपने धर्म का प्रचार जाके यहाँ किया करते थे। अब चूंकि सरकार भी इनको पूरा सहयोग करती थी, और अपने धर्म प्रचार के चक्कर में वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की परंपराओं का, मान्यताओं का मजाक उड़ाया करते थे, हंसी उड़ाते थे, और हर तरीके से लोगों को ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। और कई बार तो पुलिस का सहारा भी लिया जाने लगा धर्म परिवर्तन के लिए। सेना में भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई पादरी रखे जाने लगे। और 1850 ईस्वी में तो लॉर्ड डलहौजी ने तो एक नियम ही बना दिया, धार्मिक अयोग्यता नियम। इस नियम के अनुसार क्या था, यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल के ईसाई बन जाता है तो भी उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और बहुत से लोग इनके प्रभाव में आकर ईसाई बन गए। तो हिंदू और मुसलमान, इन दोनों को ही अपने धर्म के प्रति असुरक्षा की भावना इनमें आ गई, और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने लगे। ये कुछ एक कारण थे मुख्य जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भड़काया।